Hello students, welcome to Leela Science Center. I am Suraj Seth, your physics faculty. आज हम लोग लॉ ऑफ मोशंस के थर्ड वीडियो देखेंगे जिसमें हम लोग जानेंगे एग्जैक्टली लीनियर मोमेंटम क्या है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये भी जानेंगे, रॉकेट propulsion एंड ऑल्सो इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स। तो आज हम इस वीडियो में इतने टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। लॉ ऑफ मोशन का ये थर्ड वीडियो, जैसा हमने बताया ये थर्ड क्लास है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर मोमेंटम का। जैसा हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी आपको लीनियर मोमेंटम थोड़ा बहुत आपको जरूर बताया था, अब हम यहाँ पर डीप जानेंगे एग्जैक्टली लीनियर मोमेंटम क्या है, उसके एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज अ मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन पॉसेस बाय अ मूविंग बॉडी। इतने सिंपल वे में आप इसको बता सकते हैं। यानी क्या है, तो ये क्वांटिटी ऑफ मोशन है पॉसेस बाय अ मूविंग। कोई मूविंग बॉडी कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रोड्यूस करता है उसका मेजरमेंट ही लीनियर मोमेंटम कहलाता है। ओके, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। जनरली हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम क्या है, यानी इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल p एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी P इज इक्वल टू m इंटू वी। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। बाकी m आप जानते हैं, m क्या है, मास है जो कि स्केलर क्वांटिटी है, एंड v क्या है, तो v इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो जैसे सपोज दैट हमारा दो ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, और चूंकि ये कोलाइड कर रहा है तो इससे आपको ये तो समझ में आ गया कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी हाई है, दैट्स वाई ये क्या किया, इससे कोलाइड किया है। ये इसकी वेलोसिटी कुछ है बट इससे कुछ ज़्यादा, सपोज दैट इसकी 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है, तो इसकी सपोज दैट कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये कोलाइड कर रहा है। कोलिजन के बाद क्या होगा, तो जाहिर सी बात है ये अपनी एनर्जी को इसमें ट्रांसफर करेगा, तो जो ब्लू वाला यानी सेकंड बॉडी है वो थोड़ा फास्ट और आगे बढ़ने लगेगा, और जो हमारा फर्स्ट बॉडी होगा वो रिवर्स हो जाएगा आफ्टर कोलिजन। ये हम एक्सपेरिमेंट घर पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली लीनियर मोमेंटम जैसा हमने बताया अभी, लीनियर मोमेंटम में ये क्या है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो जो वेलोसिटी ऑफ बॉडी यानी बॉडी के वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही इसके डायरेक्शन होगा, मोमेंटम का भी वही डायरेक्शन होगा। सेकंड थिंग, इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट क्या है, तो केजी मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट है। और डाइन सेकेंड कह सकते हैं आप, या एमकेएस में भी न्यूटन से देखना चाहें तो न्यूटन सेकंड भी इसका यूनिट आप ऐसा यूनिट बोल सकते हैं। वही हमारा एग्जांपल है जो हमने प्रीवियस बताया आपको। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला वही उसके एसआई यूनिट से निकाल सकते हैं, mlt-1। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताया था, है ना। अब चेंज इन मोमेंटम जो है वो क्या बताया गया, ऑलवेज कैलकुलेटेड एज डेल्टा p इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एज अ मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर सब्सट्रैक्शन मस्ट बी यूज्ड इन फाइंडिंग द चेंज इन मोमेंटम। यानी चेंज इन मोमेंटम को फाइंड आउट करने के लिए हमें वेक्टर सब्सट्रैक्शन को माइंड में जरूर रखना चाहिए। यानी वेक्टर प्रोडक्ट है, आप स्केलर की तरह इसको ट्रीट नहीं कर सकते, आपको वेक्टर क्वांटिटी की तरह ही इसको फॉलो करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा। फॉर्मूला भी वेक्टर क्वांटिटी की तरह आप इसमें अप्लाई करते हैं। ये हमने एक दूसरा एग्जांपल आपको दिया। सपोज दैट हमारा ये m1 मास का कार है जो आगे प्रोड्यूस हो रहा है, m2
मास के कार को क्या किया, इसने टक्कर मारा, तो इनका इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ, सपोज दैट इसके लिए हो गया P1, इसके लिए हो गया P2, तो इनका सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, आफ्टर कोलिजन का जो मोमेंटम होगा उसके इक्वल होगा। तो ये यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताया गया है, ठीक है। तो कोलिजन के पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद के मोमेंटम का सम जो है, वो पिछले वाले एग्जांपल में जो आपका ऑब्जेक्ट वाला हमने बताया था उसमें भी यही था सेंस, वो आपस में हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। आप चाहें तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी कर सकते हैं, P1 I लिख देते हैं फॉर इनिशियल मोमेंटम, P2 I उसका इनिशियल, दोनों का इनिशियल, दोनों कार के लिए इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू P1 सेकेंड यानी फाइनल प्लस P2 सेकेंड के लिए फाइनल, यानी सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ बोथ द बॉडीज और कार इज इक्वल टू सम ऑफ बोथ द बॉडी और कार आफ्टर कोलिजन। तो दोनों के मोमेंटम क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, यही यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है। आइए आपको अब कुछ क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो लीनियर मोमेंटम किसका प्रोडक्ट होता है, तो आप जानते हैं इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, सो द ऑप्शन इज फर्स्ट। आपको याद होगा यहाँ हमने बताया था इसके डेफिनेशन में कि ये जो है प्रोडक्ट है किसका, तो मास और वेलोसिटी का। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं एक क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। हमने लास्ट टाइम ही अपने लेक्चर में बताया था कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला अक्सर पूछा जाता है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, बिकॉज ऑफ इसकी ऐसा यूनिट kg मीटर पर सेकेंड है, सो द डायमेंशन फॉर्मूला उसी से आप निकालोगे, कौन सा होगा, MLT-1। डी इज द राइट आंसर, ये हमने आपको बताया है ना। नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऑलरेडी हमने आपको बता दिया कि लीनियर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन है, लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कांस्टेंट होता है, यही इसमें आपको बताया जाएगा। यानी आप दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है जो कोलाइड कर रहे हैं तो इनके कोलिजन के पहले का मोमेंटम का जो सम है कोलिजन के बाद के मोमेंटम के सम के ऑलवेज इक्वल होगा, ये यहाँ पर हमें बताया गया है। तो देखिए हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल और अ बॉडी रिमेन कांस्टेंट। यानी लीनियर मोमेंटम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई न किया जाए, यानी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। आप इसे चाहें तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि F इज 0, F इक्वल 0, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, देन P क्या है, P इज कांस्टेंट, ऐसे आप कह सकते हैं। यानी क्या मिल रहा है हमें, कंक्लूजन क्या निकालते हैं हम लोग, that the linear momentum of a individual particles can change but the total linear momentum of a whole system remain constant। यानी कि अगर कोई सिस्टम 2 और मोर देन 2 पार्टिकल से मिलकर के बना है तो इंडिविजुअल पार्टिकल में जरूर चेंजेस आ सकती है, बट इफ यू टॉक अबाउट द इंटायर पार्टिकल्स यानी सिस्टम की बात करें तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम जो होगा, लीनियर मोमेंटम जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर। आइए आपको कुछ एग्जांपल दिखाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के। जैसे आप देखते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन, जब भी हम लोग गन से फायर करते हैं तो आप देखते हैं गन में से जो बुलेट निकलती है, बुलेट की जो स्पीड होती है वो टू हाई होती है, मारते समय हमारा गन जो है वो पीछे की ओर आता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज एक्शन रिएक्शन फोर्स है, यहाँ न्यूटन्स का थर्ड लॉ यहाँ फॉलो करता है। जितना फोर्स हम लोग उसको दे रहे हैं बुलेट को, बुलेट भी उतना ही फोर्स हमें देते हुए वो जा रहा है। यानी कैसे हम इसको कह सकते हैं,
तो हम ये कहेंगे कितने स्पीड से आएगा, कितना क्या डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है उसके बुलेट के वेलोसिटी पर। बुलेट का मास बहुत कम होता है, आप जानते हैं, छोटा होता है विथ रिस्पेक्ट टू मास ऑफ गन। तो प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बुलेट एंड इट्स वेलोसिटी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ गन एंड इट्स वेलोसिटी। तो वो कितने स्पीड से आएगा, तो ये डिपेंड करेगा उसके प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी के। तो ये हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो गन की मास है और उसकी वेलोसिटी बैक में आने की है, इसका प्रोडक्ट इक्वल होगा बुलेट की मास और उसके वेलोसिटी के। इस तरह से इसका फॉर्मूला हमारा बनता है। ओके ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हमारा क्या मिला, हमें कांस्टेंट है, यानी ये इक्वल हमें 0 मिला। m1 v1 अगर आप बुलेट का मान लें कि m1 जो है मास ऑफ बुलेट है, v1 जो है क्या है, तो v1 उसकी वेलोसिटी है बुलेट की, m2 क्या है, मास ऑफ गन है, v2 क्या है, वेलोसिटी है बैक आने की। तो इनका सम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, 0 होगा। ऑल्सो हम कह सकते हैं क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। आप देख सकते हैं जब हम इसे ट्रांसफर करेंगे तो ये साइड आके नेगेटिव होगा। ये दिखाता है कि दोनों का जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, अपोजिट होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक्सप्लोजन में देखते हैं, इन एन एक्सप्लोजन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व इफ अ स्टेशनरी शेल ब्रेक्स इनटू 2 फ्रैगमेंट्स, दे विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन with the velocity in the inverse ratio of their masses। कहने का क्या सेंस है, यहाँ पर क्या मतलब कहना चाह रहे हैं हम लोग कि अगर कोई एक्सप्लोजन होता है, सपोज दैट एक बड़ा ऑब्जेक्ट है जो ब्रेक होकर के 2 छोटे ऑब्जेक्ट में या मासेस में ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, तो इनका जो मोमेंटम होगा इन दोनों का, वो बड़े वाले के मोमेंटम के बराबर होगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, है ना। और पूछा जाए कि इनका वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा सॉरी, तो वेलोसिटी का रेशियो इनके मास के इनवर्स रेशियो के बराबर होगा। यानी हम ऐसे कह सकते हैं जो v1 अपॉन v2 होगा, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू m2 अपॉन m1। हम इस तरह से इसको कह सकते हैं और इसके क्वेश्चंस को अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये हमने जैसा बताया आपको। ओके, सेकंड थिंग, इफ अ सेल एट अ रेस्ट ब्रेक्स इनटू 3 फ्रैगमेंट, द टोटल मोमेंटम ऑफ एनी 2 ऑफ द फ्रैगमेंट मस्ट बी इक्वल टू द अपोजिट टू द मोमेंटम ऑफ थर्ड फ्रैगमेंट। यहाँ कहने का देखिए सेंस क्या है, एक बड़ा टुकड़ा था, सपोज दैट 2 टुकड़े इस साइड में गए, ओके, और एक टुकड़ा इस साइड में गया, तो आप समझ जाइए कि इनका मोमेंटम का जो सम है वो इसके मोमेंटम के इक्वल होगा। ये हमें यहाँ पर बताया गया है। ओके, यानी P1 प्लस P2 इज इक्वल्स टू माइनस P3, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल मोमेंटम्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अब हम प्रूफ देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। यहां तक में अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो चैट बॉक्स में। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सपोज दैट m1 m2 जो है वो मास है a और b बॉडी का, जो कि u1 और u2 वेलोसिटी से इनिशियली स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। When they collide with each other, यानी जब वो टकराते हैं, they are contact for a small interval of time, take delta t, यानी कि सपोज दैट वो जब टकराते हैं तो डेल्टा t टाइम लेते हैं कोलिजन के टाइम में, और v1 v2 उनकी वेलोसिटी हो जाती है आफ्टर कोलिजन। ओके, जैसा हमने फिगर से आपको देखिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये u1 स्पीड है, ये u2 स्पीड है। u1 की स्पीड हाई है, जाहिर सी बात है कि u1 हाई होगा तभी हमारा u2 से कोलाइड वो कर पाएगा। यानी u1 हाई है, u2 उसके रिस्पेक्ट में कम है, तो हमारा क्या हो रहा है,
ये कोलाइड कर रहा है, कोलिजन के बाद देखिए दोनों की वेलोसिटीज v1 और v2 हो जाती है हमारी। अब इनिशियल मोमेंटम की अगर हम बात करें फर्स्ट पार्टिकल की तो वो क्या होगा m1u1। सेकंड पार्टिकल b की बात करें तो हम क्या बताएंगे m2u2। ये इनका सम हो जाएगा उनका m1u1 प्लस m2u2, ये इनका इनिशियल मोमेंटम का सम। वहीं अगर हम फाइनल मोमेंटम की बात करें a पार्टिकल के लिए तो हम लोग बताएंगे m1 v1, b पार्टिकल के लिए अगर हम बताएं तो हम बताएंगे m2 v2, है ना। अगर हम सपोज दैट लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं द फोर्स अप्लाइड ऑन a एंड b इन डेल्टा t टाइम, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, change of momentum, the rate of change of momentum is directly proportional to applied force। तो हम लोग इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि F is equals to डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, यानी आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डेल्टा T टाइम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे द फोर्स अप्लाइड ऑन B बाई A एट डेल्टा T टाइम, यानी डेल्टा T टाइम में अगर B की अगर हम बात करें तो क्या होगा, सेम फॉर्मूला जैसा हमने उसके साथ किया तो B के लिए भी सेम हम लगा रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ एज वी नो दैट कोई भी ऑब्जेक्ट A जितना B पर फोर्स अप्लाई कर रहा है B भी उतना ही फोर्स अप्लाई करता है इन नेगेटिव डायरेक्शन, यानी साइन नेगेटिव होगा। मैग्नीट्यूड की बात करें फोर्स की तो वो सेम होगा। तो हम लोग दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। सो वी विल गेट द फॉर्मूला इनिशियल मोमेंटम, ये जो वन आप देख रहे हो ये इनिशियल के लिए यूज किया गया है और ये फाइनल के लिए। इनिशियल मोमेंटम ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। यही हमारा फॉर्मूला बना, इससे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इससे क्या निकालते हैं कंक्लूजन, द टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज इक्वल टू द टोटल इनिशियल मोमेंटम। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना चाह रहे हैं चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऊपर वाले इक्वेशन में आपको क्या मिलता है, क्या एक्सप्रेस करता है, ये ऐसे भी एक्सप्रेस हम करा सकते हैं जैसा हमने बताया इनिशियल के, यहाँ पे m1 v1 m1 u1 और m2 u2 इनिशियल के लिए और m2 v2 प्लस m1 v1, इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। द लॉ इज एप्लीकेबल इन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, यानी दोनों कोलिजन में ये लॉ फॉलो करता है। अगर हम इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो इलास्टिक कोलिजन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अलावा उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी एप्लीकेबल है, वो भी कंजर्व होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। देखते हैं हम लोग क्या पढ़ें। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी कोई बॉल है अर्थ की तरफ आ रहा है, इनमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा। द सिस्टम कंटेन बॉल, द मोमेंटम इज कंजर्व, द सिस्टम कंटेन अर्थ, द मोमेंटम इज कंजर्व, द सिस्टम contain the ball and earth, the momentum is conserved, the system contain the ball and earth and a sun, the momentum is conserved। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सेकंड, if the system contain earth the momentum is conserved, यानी अर्थ पर होने पर ये ऐसा सिचुएशन हमारा देखने को मिलता है। आइए अब हम आपको बात करेंगे रॉकेट प्रोपल्शन की, यानी कैसे हम लोग रॉकेट लॉन्च करते हैं, वहाँ हम मोमेंटम का क्या एप्लीकेशन इसमें देखते हैं। यानी हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
तो रॉकेट प्रोपल्सन में हम लोग देखते हैं क्या किस पर डिपेंड करता है, किस पर बेस्ड है, तो ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि न्यूटन के थर्ड लॉ पर ये डिपेंड करता है, क्योंकि कोई भी रॉकेट जितना फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लगाता है उतने ही फोर्स से वो अपर डायरेक्शन में वो फ्लाई कर पाता है, उड़ पाता है, जिसका हमने जब एग्जाम्पल लिया था, थर्ड लॉ बता रहे थे, तो उस वक्त आपको रॉकेट का एग्जाम्पल हमने दिया भी था। सेकेंड थिंग, रॉकेट क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मास टाइम के साथ साथ चेंज होता है। अब आप सोचेंगे सर ये ऐसा कैसे आप कह सकते हैं, तो आपको पता है रॉकेट के अंदर एक फ्यूल होता है जो कंटिन्यूअस बर्न होता है, और वो जब फ्यूल बर्न हो रहा है यानी कुछ मास उसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस कम होता जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो रॉकेट का मास है वो वेरी करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चलिए चलते हैं हम आगे। अगर हम सपोज कर लें जो u नॉट है वो इनिशियल वेलोसिटी है रॉकेट की, u नॉट को हमने इनिशियल वेलोसिटी किया, और इनिशियल मास जो है हमारा m नॉट है या m0 है, ये हमने सपोज कर लिया। ओके, नाउ द रेट ऑफ मास ऑफ गैस इंजेक्टेड, क्योंकि मास चेंज हो रहा है यहां पर, हम क्या कह सकते हैं, R इज इक्वल्स टू R फॉर रेट ऑफ मास ऑफ गैस इंजेक्टेड dt ऑफ m, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में ये हमें चेंजेस मिल रही है। ओके, तो मास एट एनी टाइम t की बात करें, सपोज दैट अगर वो m है तो m इक्वल्स टू m नॉट माइनस RT, यानी रेट पर कितने टाइम के लिए हो रहा है उतना वो कम हो जाएगा। ओके, m नॉट उसकी इनिशियल है और माइनस किया हमने t टाइम के लिए जितना वो मास बर्न हो रहा है उसके लिए, तो ये हमारा आफ्टर t टाइम मास रिमेनिंग बचेगा। एक्सेलरेशन की बात करें कि रॉकेट का एक्सेलरेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो a का फॉर्मूला हम लोग कैसे बता सकते हैं, तो u अपॉन m है ना, u अपॉन m कह सकते हैं इंटू dt ऑफ m, इस तरह से हम लोग दिखाएंगे फॉर्मूला। ओके, मास m देखिए है, रॉकेट हमारा लॉन्च हुआ, मास कंटिन्यूअस आप देख रहे हैं क्या होगा, जलने का कारण, फ्यूल जलने का कारण वो कम होता जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रॉकेट का जो इनिशियल वेलोसिटी था वो क्या था, u नॉट। u क्या है, उसकी वेलोसिटी है इंजेक्टेड गैस देन वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी टाइम, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या होगा किसी टाइम पर, v इज इक्वल टू u नॉट प्लस u लॉग m नॉट अपॉन m। ये फॉर्मूला आप साइड में नोट कर लेते हैं, कभी कभी जब क्वेश्चन पेपर हमारा टफ बनता है तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करेंगे, तो इसे आप साइड में नोट कर लें। यहाँ पर m नॉट क्या है, तो m नॉट है रॉकेट का इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t, और m क्या हो जाता है, तो आफ्टर t टाइम के बाद मास उसकी हो जाती है, वो कैपिटल M है ना। अब हम थ्रस्ट की बात करें कि रॉकेट पर थ्रस्ट क्या लग रहा है, प्रेशर कह सकते हैं, कितना लग रहा है, तो F इक्वल ma वही, और एक्सेलरेशन जैसा हम लोग पिछले अभी फॉर्मूला देखा है, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं जो पिछले वाले टॉपिक से उठाया, ये भी फॉर्मूला हो सकता है dt ऑफ m, या फिर हम इसको इस फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हैं RU। तो ये हमारा फॉर्मूला भी आपके न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। तो ये सभी जो हमने फॉर्मूला लिखा, या तो आप मास और एक्सेलरेशन करके मल्टीप्लाई करके निकालें, या dt ऑफ v गिवन हो उससे भी निकाल सकते हैं, या u उसकी इनिशियल वेलोसिटी और dt ऑफ m उसका रेट पता हो, इंटू RU। इस तरह से हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सेलरेशन a की, तो a इक्वल क्या होगा, तो आप जनरल फॉर्मूला देखिए तो F अपॉन m होता है, आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ऑल्सो F का जो हमारा फॉर्मूला बना है उससे आप ये बना सकते हैं, है ना, या फिर हम उसके प्लेस पर ये जो हमारा F है, चूँकि इसका फॉर्मूला RU होता है तो हम उसके प्लेस पर RU रख दिए, तो RU अपॉन m हो गया। वेलोसिटी की बात करें तो इसी एक्सेलरेशन से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं,
उसके लिए क्या होगा, वो पीछे वाला जो टॉपिक था वो फॉर्मूला हम जो बनाए हैं उससे हम बना सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जो हमने लिखवाया इसे आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, न्यूमेरिकल में काफ़ी ये यूज हो सकता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग बात करते हैं मिनिमम रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ फ्यूल। क्या होगा मिनिमम की बात करें तो ये होगा mg/u, यानी उसका मास कितना है और उसकी वेलोसिटी कितना है, इसके डिवीजन का, इसका डिवाइड यानी इसका रेशियो जो होता है वो दिखाता है मिनिमम रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ फ्यूल। ये भी फॉर्मूला काफ़ी यूजफुल होता है रॉकेट के लिए। और क्या देखिए, रॉकेट के सेंस में पूछा जाता है हमें, इफ द इंजेक्टेड ऑफ ग्रेविटी इज कंसीडर्ड देन, यानी अगर ग्रेविटी के अंडर में वो आ रहा है, इन दैट सिचुएशन ये जीटी जो है ये वेलोसिटी में से माइनस हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, और एक्सेलरेशन की बात करें तो वहाँ भी हमारा जी को हम लोग माइनस कर देते हैं, क्योंकि जब भी रॉकेट ऊपर जा रहा है तो जी क्या करेगा, जी उस रॉकेट को अपनी ओर खींचेगा, तो जी की वैल्यू जो होगी उतना वो अपने फोर्स के अकॉर्डिंग वो रोकेगा, तो आप माइनस करोगे। फोर्स के सिचुएशन में भी आपका यही होना है, यानी माइनस mg आप कर दोगे। तो ये पहले आप क्वेश्चंस नोट कर लें, फिर हम आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस पर आएंगे। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस पर। द प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? यस, इट इज मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, a 5000 kg rocket is set for a vertical firing, the exhaust speed 800 meter per second to give an upward acceleration of 20 meter per second, amount of gas injected per second to supply the needed thrust। कितना थ्रस्ट आएगा उसका आपको क्या पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ गैस इंजेक्टेड पर सेकेंड, यानी dt ऑफ m पूछ रहा है, आपको रेट पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे, मेरे को मास गिवन है, कितना है मास 5000, स्पीड गिवन है उसकी कितनी है 800 मीटर पर सेकेंड, और उसका एक्सेलरेट कितना हो रहा है, तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो एक्सेलरेट हो रहा है। जी की वैल्यू 10। अब इनमें से ऑप्शन क्या है, तो पहले आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा 187.5। तो गिवन पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमारे पास। मास गिवन है, m से रिप्रेजेंट करते हैं, u गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन गिवन है, और g की वैल्यू गिवन है। अब फॉर्मूले की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, g के अंडर में आ रहा है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जैसा हमने प्रीवियस बताया। u और m पता है, dt ऑफ m जो है हमारा पूछ रहा है, ये dt ऑफ m निकालेंगे, और 20 जो है हमें गिवन था एक्सेलरेशन। सारी वैल्यूज़ को रख करके सॉल्व किया हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो हमें मिला 187.5 kg, यानी इतना kg पर सेकेंड के हिसाब से वो गैस क्या कर रहा है, इंजेक्ट कर रहा है। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, फाइंडिंग द ट्रू वेट फ्रॉम फॉल्टी बैलेंस, यानी कि फॉल्टी बैलेंस से कैसे हम लोग सही वेट फाइंड आउट करेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसके विषय में जानेंगे। तो आइए चलते हैं। सपोज दैट इफ द पेन्स आर अनइक्वल बट आर्म आर इक्वल लेंथ, आर्म क्या है, इक्वल लेंथ का है, बट पेन्स क्या है, वो अनइक्वल है, तब क्या होगा। इन दैट सिचुएशन हमने क्या सपोज किया, पहले W को सपोज कर लिया ट्रू वेट ऑफ अ बॉडी, A को क्या सपोज किया, लेंथ ऑफ ईच आर्म, S एंड S डैश क्या है, तो वेट्स है फॉर लेफ्ट एंड राइट पेन्स, तराजू के दोनों पलरों पर जो S और S डैश है उसके वेट हो गए पलरों के। प्लेस द बॉडी इन लेफ्ट पेन एंड लेट वेट W1 बी प्लेस्ड इन द राइट पेन बी रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट। हमने सपोज कर लिया कि W1 हमें चाहिए राइट वाले पेन पर रख करके बैलेंस करने में, तो हमारा फॉर्मूला क्या क्रिएट होगा, W प्लस S
दोनों को ऐड किया इंटू ए इज इक्वल टू W1 प्लस एस डैश इंटू ए, क्योंकि अगर दोनों को हमें इक्वेट करना है, इक्वल करना है, बैलेंस करना है, तो इस साइड का जो आर्म है वो इस साइड के आर्म के बराबर होता है। इस तरह से हमने निकाल लिया ये फॉर्मूला हमारा, है ना। तो ये किस केस में है, जब हमारा दोनों तरफ का जो आर्म है वो इक्वल होगा, यानी वेट और आर्म का प्रोडक्ट जो है, जिसको हम टॉर्क भी कह सकते हैं, ये इक्वल होता है वेट और आर्म का प्रोडक्ट इस साइड। तो वेट और आर्म का प्रोडक्ट लेफ्ट साइड और राइट साइड का इक्वेट करके हम फॉर्मूला बेसिकली बनाते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नाउ प्लेस द बॉडी इन द राइट पैन एंड लेट W2 बी द वेट रिक्वायर्ड टू प्लेस द। तो अब हमने W2 मान लिया कि हमें रिक्वायर होता है उसको बैलेंस करने के लिए, दोनों साइड रख करके हम करेंगे। तो अब मेरा फॉर्मूला ये जनरेट होता है। तो इक्वेशन 1 और 2 को ज़रा ऑब्जर्व करिए और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलता है ये मिलता है, यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, जो ट्रू वेट W होगा वो फर्स्ट साइड रखने वेट से कितना बैलेंस हो रहा है, सेकंड साइड रखने से कैसे बैलेंस हो रहा है, उनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 किया, यानी मीन एग्जैक्टली क्या है, अर्थमेटिक मीन है। तो इस तरह से हम उसकी ट्रू वेट निकालते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तब सपोज दैट आर्म अगर अनइक्वल है और पेन जो है वो एम्प्टी है, ठीक है, आर्म अनइक्वल है, तो सपोज करते हैं हम लोग कि एक साइड का जो है लेफ्ट साइड का ए है और राइट साइड का आर्म जो है वो बी है। क्या होगा, एज द बीम इज हॉरिजॉन्टल, यानी बीम क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो ऐसे इंटू एस इंटू ए इक्वल एस डैश इंटू बी, ये दोनों साइड का प्रोडक्ट आपस में इक्वल, जैसा हमने बताया। वेट ऑफ आर्म इंटू आर्म लेंथ इज इक्वल टू सेकेंड साइड का जो राइट साइड का है, लेफ्ट और राइट दोनों का जो प्रोडक्ट है आर्म और पेन के प्रोडक्ट का मास का, वो हमेशा इक्वल होता है। इस तरह से हम लोग फॉर्मूला अब जनरेट कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये हमें फर्स्ट फॉर्मूला मिलता है W1 वेट रख के अगर हम बैलेंस कर रहे हैं तो, और सेकंड फॉर्मूला हमारा क्या होगा, ये। अगेन हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 और 2 को, तो हमें ये मिलता है, और जब 2 और 3 को करते हैं तो हमें ये मिलता है। और इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देना है आपस में, आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग हमें क्या कर देना है, दोनों को ऐड कर देना है, सॉरी मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमें एक फॉर्मूला बनता है, यानी हम क्या कह सकते हैं, द ज्योमेट्रिक मीन, जो रूट W1 W2 देख रहे हैं, ये ज्योमेट्रिक मीन को रिप्रेजेंट करता है। यानी जब हमारा लेंथ आर्म का अनइक्वल हो तो W1 जो आप लेफ्ट साइड पर रख करके बैलेंस कर रहे हो और W2 वेट राइट साइड पर रख करके बैलेंस कर रहे हो, इन दोनों वेट्स का ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो होगा ट्रू वैल्यू ऑफ वेट। ओके, तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला। एक बार फिर से आप देख लें, फर्स्ट हमारा इक्वेशंस कैसे बना है, सेकंड इक्वेशन देखिए, ये स्टूडेंट्स हमने गलती से 3 लिख दिया है, ये एग्जैक्टली 3 नहीं 4 है, ठीक है। तो पहले हमने फर्स्ट और सेकंड को सब्सट्रैक्ट किया है इन दोनों को लेकर के, और देन सेकंड थर्ड को किया है, सॉरी फर्स्ट और थर्ड को किया है, दोनों से हमें इक्वेशन आपका मिला है। आफ्टर दैट दोनों इक्वेशंस को हमने क्या किया है, सब्सट्रैक्ट करने के बाद प्रोडक्ट कर दिया है। तो ये हमारा टॉपिक था ट्रू वेट ऑफ फॉल्टी तराजू जो हमारा होता है वेट लिफ्टर उसका। आइए नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स। इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं।
Equilibrium of particle in mechanics refer to the situation when net external force on a particle is 0. यानी अगर किसी पार्टिकल पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 लग रहा है, 0 है, यानी वो क्या है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन में है। यानी अगर कोई सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है, इस पर कई फोर्स लगे हैं और ये ऑब्जेक्ट जो या पार्टिकल है या बॉडी है ये रेस्ट में है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इस पर कई फोर्स लगे हैं, तो जितने भी ये फोर्स इस पर लगे हैं उन सभी फोर्स का सम जो है वो क्या होता है, तो 0 होता है। यही है हमारा इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला, है ना। अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें तो फर्स्ट लॉ से हमें ये मिला था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। यानी कि अगर दो फोर्स लगे हैं F1 F2 पार्टिकल पर, है ना, और अगर वो दोनों फोर्स आपस में इक्वल हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि दोनों फोर्स का सम जो है वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वो रेस्ट में रहेगा। बॉडी तो अपोजिट डायरेक्शन में है, एक ही ऑब्जेक्ट पर दोनों फोर्स लग रहे हैं और वो रेस्ट में है, इट मीन्स कि फोर्स का सम क्या है, 0। इसी को आप चाहें जनरलाइज कर सकते हैं, ये 2 फोर्सेस की बात थी, मोर देन 2 फोर्सेस में भी यही सिचुएशन होता है ना। आइए हम 3 फोर्सेस को लेकर के आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज दैट इफ 2 or more forces at such their lines of action passes through a common point, they are called concurrent forces। यानी अगर एक कॉमन पॉइंट से सारे फोर्सेस पास आउट हो रहे हैं तो हम लोग कहेंगे कि वो क्या है, कॉन्करेंट फोर्सेस हैं। हमने यहाँ 3 फोर्सेस का एग्जांपल लिया है, ये एक ही ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, रेस्ट में है, तो इन फोर्सेस का सम हम क्या दिखाएंगे, 0 के इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा था इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स। ये क्लियर है स्टूडेंट्स आपको? ये हमारा हो गया F1 F2, इसका कंक्लूजन निकला, थर्ड F3, और ये तीनों क्या है तो ये हम ऐसे भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर हमारा F1 F2 जो है ये हमारा फोर्सेस है और उसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस पॉइंट पर हमारा जो फोर्स होगा इसका सम इस F1 F2 F3 का वो इक्वल होगा, है ना। तो हम ऐसे कह सकते हैं द रिजल्टेंट ऑफ एनी 2 फोर्सेस F1 F2 ऑब्टेन बाय पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स मस्ट बी इक्वल द अपोजिट टू द थर्ड फोर्स ऑफ F3। यानी इसका जो रिजल्टेंट है वो ये डायरेक्शन है, तो इसके अपोजिट में जो होगा फोर्स उसके इक्वल होगा। ओके, सपोज दैट यहाँ पे कहना चाह रहे हैं हम द 3 फोर्सेज आर इक्विलिब्रियम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल टेक इन द सेम ऑर्डर। यानी कि अगर आप ऐसे लेते हैं, एक फोर्स F1 हो गया, ये सेकंड फोर्स हो गया F2, तो ये फोर्स जो होगा F3 यहाँ पर इसी डायरेक्शन में, तो इस सिचुएशन में भी इस तीनों फोर्स का जो सम होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा 0 के। द रिजल्ट कैन बी जनरलाइज टू एनी नंबर ऑफ फोर्स, यानी कि कितने भी नंबर ऑफ फोर्सेज हो, इस सेंस में हमारा सेम होता है। यानी कि आप क्वाड्रिलेटरल के सेंस में भी अगर सपोज करो कि ये F1 अप्लाई हुआ, यहाँ F2 अप्लाई हो गया, ये फिर F3 हो गया और देन ये हमारा F4 हो गया, इस केस में भी हमारा चारों फोर्सेस का जो सम होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, है ना। तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी पॉलीगन अगर वो बन रहा है, क्लोज फिगर बन रहा है, उस सेंस में भी सभी फोर्सेस जो n नंबर ऑफ फोर्सेस हैं उस पर अप्लाइड हैं, उनका सम क्या होगा, तो 0 होगा, है ना। 3 फोर्सेस हो, n नंबर ऑफ फोर्सेस हो, सभी केस में क्या होगा, हमारा 0 के इक्वल होगा, चाहे वो x एक्सिस की बात किया जाए, y एक्सिस की बात किया जाए या फिर z एक्सिस की बात किया जाए। तो ये आप हमें ध्यान रखिएगा कि फोर्सेस का तीनों कंपोनेंट हो, x एक्सिस, y एक्सिस, z, तीनों कंपोनेंट के जो फोर्सेस के सम हैं वो ऑलवेज क्या होंगे,
0 के इक्वल होंगे। तो ये था हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स। उसका हमने 2 फोर्सेस में जाना, 3 फोर्सेस जाना और मोर देन 3 फोर्सेस, यानी जनरल फॉर्म उसका जाना। आइए आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन लेते हैं और देन फिर हम लोग खत्म करेंगे आज की क्लास। तो हमारा क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल इन मैकेनिक रेफर टू द सिचुएशन वेयर द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ पार्टिकल इज व्हाट। तो आप क्या बताएंगे? 0 बताएंगे और पॉजिटिव बताएंगे, नेगेटिव बताएंगे, या फिर आप बोलेंगे नन ऑफ अबव। तो यस 0 होता है, यानी इक्विलिब्रियम के सेंस में उन पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं पार्टिकल पर, उनका सम क्या होता है? तो 0 के इक्वल होता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे इससे रिलेटेड, एंड देन इस चैप्टर को हम लोग क्लोज करेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर पर आएंगे। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।